आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कारणों की द्वितीय प्रमेय। हमने कारणों की द्वितीय प्रमेय का स्टेटमेंट लिख लिया था। स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने कारणों की द्वितीय प्रमेय को प्रूफ करना शुरू किया था और हमने आधे से ज़्यादा भाग कर लिया था। हमने एक संकल्पना मानी थी, वो संकल्पना हमारी गलत हुई। हमने अंतिम लाइन ये लिखी थी कि जो कि क्लाउसियस के कथन के विपरीत है। उसके बाद आगे से देखिए, तो क्लाउसियस के कथन के विपरीत है तो हमारे द्वारा मानी गई संकल्पना क्या है, सही नहीं है। यानी ईटा R2 इज ग्रेटर देन ईटा R1 हमने मान रखा था, ये सही नहीं है तो हम इसको काट देंगे। दोबारा हम पुनः ऐसे मानेंगे कि ईटा R1 इज ग्रेटर देन ईटा R2 है। इक्वेशन नंबर 7 में ये मानेंगे तो ईटा R1 ईटा R2 का मान रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा कि Q2 माइनस Q1 एक धनात्मक राशि है। अब हम पहले की तरह पुनः दोनों इंजन को युग्मित कर देंगे और इस प्रकार युग्मित करेंगे कि R1 तो अग्र दिशा में कार्य करेगा और R2 है वो पश्च दिशा में कार्य करेगा। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है, T1 स्रोत है उच्च ताप पर और T2 सिंक है निम्न ताप पर। R1 इंजन देखिए फॉरवर्ड बाइस में है, R2 इंजन रिवर्स बाइस में है। R1 इंजन स्रोत से Q1 ऊष्मा लेकर के Q1 माइनस W ऊष्मा सिंक को दे रहा है, W कार्य भी कर रहा है। सेकेंड इंजन R2 है वो सिंक से Q2 माइनस W ऊष्मा ले रहा है और उसको Q2 ऊष्मा स्रोत को दे रहा है, बाकी ऊष्मा को कार्य में बदल रहा है। लेकिन जो ही इस इंजन को हम युग्मित करते हैं तो ये युग्मित इंजन एक सेल्फ एक्टिंग निकाय की तरह कार्य करता है और ये सेल्फ एक्टिंग निकाय क्या करेगा कि सिंक से Q2 माइनस Q1 ऊष्मा लेता है, बिना कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए उसे Q2 माइनस Q1 ऊष्मा को स्रोत को स्थानांतरित कर रहा है। ये भी क्या है, पुनः क्लाउसियस के कथन के विपरीत है। तो हमने ये संकल्पना मानी है वह भी गलत है। यानी हमने माना है ईटा R1 इज ग्रेटर देन ईटा R2, ये भी गलत है। और हमने इससे पूर्व की कालांश में ये मान रखा था ईटा R2 इज ग्रेटर देन ईटा R1, वो भी गलत हो गई। हमारे द्वारा मानी गई दोनों संकल्पना गलत हो गई। इसका तात्पर्य यह है कि ईटा R1 और ईटा R2 संकल्पना है वो ईटा R1 और ईटा R2 का मान क्या है, बराबर होना चाहिए। यही हम सिद्ध करना चाहते हैं। इसके नीचे हम लिखेंगे पुनः, इस चित्र के नीचे लिखेंगे, ये चित्र के बारे में वर्णन करेंगे। आप इस चित्र के नीचे लिखना उक्त निकाय, ये निकाय है जो इसके बारे में हम लिख रहे हैं। उक्त निकाय निम्न ताप T2 से एक धनात्मक ऊष्मा Q2 माइनस Q1 अवशोषित कर उसे उच्च ताप T1 पर स्थानांतरित कर रहा है। जो पुनः क्लाउसियस के कथन के विपरीत है। अतः मानी गई संकल्पना कौन सी मानी गई है, हमने ब्रैकेट में इसका वर्णन भी कर देते हैं। ईटा R1 इज ग्रेटर देन ईटा R2 गलत है, अर्थात
इसे गणितीय रूप में हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ईटा R1 नॉट ग्रेटर देन ईटा R2। इक्वेशन नंबर 9। आप इक्वेशन नंबर 6 और 9 को देखिए, ये कब सत्य हो गया? जब ईटा R1 इज ग्रेटर देन ईटा R2 हो। समीकरण 6 तथा समीकरण 9 दोनों सदैव सत्य हो यह तभी संभव है जब ईटा R1 बराबर ईटा R2 हो। अर्थात समान परिस्थितियों में कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता सदैव समान होती है। आप नोट करें, यानी समान तापों के मध्य कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता है वो समान होती है, चाहे उनके कार्यकारी पदार्थ कुछ भी क्यों न हो। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्षमता कार्यकारी पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती है। क्षमता कार्यकारी पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है एंट्रोपी। आप हेडिंग लगाइए एंट्रोपी। देखिए एंट्रोपी आप रसायन विज्ञान में पढ़कर आए हो। आप एंट्रोपी का नाम पूर्व में कक्षा 11 में सुन चुके हो, रसायन विज्ञान में आप सुन चुके हो। वो परिभाषा भी आज हम जो परिभाषा पढ़ेंगे उससे पूर्णतः भिन्न होगी, क्योंकि एंट्रोपी वो रसायन विज्ञान की है। अब हम एंट्रोपी को भौतिक विज्ञान में कैसे परिभाषित कर सकते हैं उसको पढ़ेंगे। मूल रूप में एंट्रोपी की दोनों परिभाषाएं भी सत्य है,
लेकिन एंट्रोपी को हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा या एंट्रोपी को फिजिक्स किस प्रकार से डिफाइन करती है उसको आज हम पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए एंट्रोपी। वास्तव में एंट्रोपी को हम वन लाइन में समझे तो हम कह सकते हैं किसी भी निकाय की अव्यवस्था का माप ही एंट्रोपी है। एंट्रोपी का मान जितना ज़्यादा होगा उस निकाय में उतनी ही ज़्यादा अव्यवस्था होगी, यानी निकाय की अव्यवस्था का माप ही एंट्रोपी है। क्लाउसियस ने बताया कि ऊष्मागति की अवस्था को व्यक्त करने के लिए ताप की आवश्यकता होती है, दाब की आवश्यकता होती है, आयतन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन इन सभी के अलावा भी एक और भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। लेकिन एक और भौतिक राशि की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए क्लाउसियस ने ये डिफाइन किया कि अगर रुद्धोष्म प्रक्रम हो तो रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप, दाब और आयतन तीनों ही बदलते हैं। तो क्लाउसियस ने नई भौतिक राशि का नाम बताया था एंट्रोपी। तो एंट्रोपी एक वह भौतिक राशि है जो उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में उसी प्रकार नियत रहती है जैसे उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में ताप नियत रहता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम हो और वो समतापी प्रक्रम हो, उसमें ताप नियत रहता है। उसी प्रकार उत्क्रमणीय प्रक्रम हो और वो रुद्धोष्म प्रक्रम हो तो उसमें जो भौतिक राशि नियत होगी उसी को हम नाम देते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दाब को P से, आयतन को V से, ताप को T से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार एंट्रोपी को हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंट्रोपी को हम वही महत्व देते हैं जो हम मैकेनिक्स यानी फिजिक्स की एक ब्रांच है यांत्रिकी, उस यांत्रिकी में हम जड़त्व को महत्व देते हैं। आप पहले पढ़ चुके हो जड़त्व और द्रव्यमान में क्या अंतर है। उसी प्रकार जड़त्व को हम जो महत्व देते हैं वही महत्व हम एंट्रोपी को भी देते हैं। आइए एंट्रोपी का हम सूत्र भी नोट करेंगे और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उत्क्रमणीय प्रक्रम में परिवर्तन के लिए एंट्रोपी का किस प्रकार परिवर्तन होता है उसको भी हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले आप उसके एंट्रोपी की अवधारणा को नोट करेंगे। क्लाउसियस ने बताया कि ऊष्मागति की अवस्था को व्यक्त करने के लिए ताप, दाब व आयतन के अलावा एक अन्य भौतिक राशि की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में यह तीनों ही राशियां बदलती है।
अतः क्लाउसियस ने नई भौतिक राशि का नाम एंट्रोपी दिया। अर्थात एंट्रोपी वह भौतिक राशि है जो उत्क्रमणीय रुद्धो संपर्क्रम में उसी प्रकार नियत रहती है जैसे उत्क्रमण या समतापी प्रक्रम में ताप एंट्रोपी को पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आप भी। एस द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा इसे वही महत्व दिया गया है जो यांत्रिकी में जड़त्व को माना एक रुद्धोसम वक्र से दूसरे रुद्धोसम वक्र तक T ताप पर dq ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो एंट्रोपी में परिवर्तन निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। ds बराबर dq बटा t। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट करें। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ds बराबर dq अपॉन t। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखिए।
आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आए या जिस बिंदु पर आपको कुछ पूछना हो तो आप कॉलेज में या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए संपूर्ण उत्क्रमणीय रुद्धोष्म वक्र के लिए ये फॉर्मूला जो हमने एंट्रोपी का लिखा है वो कैसे चेंज हो जाएगा। अतः संपूर्ण उत्क्रमणीय रुद्धोष्म चक्र के लिए इंटीग्रल कर दीजिए उसका ds dq बटा d बराबर 0। समीकरण नंबर 2। सामान्यतः एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक जाने में एंट्रोपी परिवर्तन निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। S2 माइनस S1 बराबर इंटीग्रल एक स्थिति से दूसरी स्थिति हम मान लेते हैं 1 से 2 तक गए हैं dq बटा t। इक्वेशन नंबर 3। देखिए जो हमने समीकरण 1 लिखा था ds बराबर dq बटा t, ये क्या है? वास्तव में ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का गणितीय रूप है। आपने ये पढ़ा होगा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप बताइए, तो आप ये बताते थे dq बराबर du प्लस dw। ऊष्मागतिकी के पहले नियम का गणितीय रूप आप बताते थे dq बराबर du प्लस dw। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का गणितीय रूप होगा ds बराबर dq बटा t। अलग से नोट करिए आप, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हमें क्या क्या जानकारी मिली? आपको ऑनलाइन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का क्या फायदा मिला हमने पढ़ा। एक तो हमें ये फायदा मिला कि हमें ऊर्जा प्रवाह की दिशा का ज्ञान हुआ कि ऊर्जा कौन सी से कौन सी दिशा में बहेगी। और एक हमें ये प्राप्त हुआ कि एंट्रोपी के बारे में पता चला है। इन दो के बारे में हमने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। हम नोट करें आप अलग से कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हमें इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी प्राप्त हुई। एक तो ऊर्जा प्रवाह की दिशा, दूसरा हमें कौन सी जानकारी प्राप्त हुई?
एंट्रोपी यानी नई भौतिक राशि है, नई भौतिक राशि एंट्रोपी। इनके बारे में हमें ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पढ़ने के बाद हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम विभिन्न प्रकार के उत्क्रमणीय प्रक्रमों में एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना करेंगे। सबसे पहले हम आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन पढ़ेंगे। उसके बाद हम आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन पढ़ने के बाद हम ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए और उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार, आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन। आप साथ साथ में रिवीजन करते रहें। आपको जितना पढ़ाया गया है उसका साथ साथ में रिवीजन करते रहें। और जो स्टूडेंट बराबर चल रहे हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं तो वो आपको ग्रुप में सिलेबस है, उस सिलेबस के बिंदु से आप सिलेबस के बिंदु बुक्स के बिंदु मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। और अगर बुक्स की सहायता से आप नहीं पढ़ सकते तो आप बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड में सेकेंड ईयर में मैंने एक बुक्स कंप्लीट करवा दी है। उस बुक्स में से आपके जो जो टॉपिक मिलान हो रहे हैं आप उन टॉपिक को वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अगला हमारा टॉपिक है आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन। देखिए, हमारे पास मान लेते हैं कि 1 ग्राम आदर्श गैस है और 1 मोल है और उसका ताप T है, दाब P है और आयतन V है। और हम मान लेते हैं कि ये गैस अवस्था 1 से अवस्था 2 पर जाती है या प्राप्त करती है। तो इस दौरान इस गैस द्वारा किया गया कार्य dW, अवशोषित ऊष्मा dQ और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि du हो तो हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जानते हैं dQ बराबर du प्लस dW होता है। ये डेरिवेशन हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।